नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आज के इस कट्टू कट बातचीत पे मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान जोधपुर नौसर गांव के रहने वाले रावलचंद पंचारिया। रावलचंद जी अपने क्षेत्र में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि आज उनका फार्म अपने आप में एक प्रयोगशाला बन चुका है। आज उनके फार्म में देश के अलग अलग कोनों से प्रगतिशील किसान आते हैं, युवक आते हैं, साथ ही कृषि अधिकारी भी उनके फार्म पे विजिट करते हैं और उनके नए नए इनोवेशन से वाकिफ होते हैं, और साथ ही उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका रावलचंद जी हमारे शो किसान ऑफ इंडिया में। जी नमस्कार। और हम अपने व्यूवर्स को बता दें कि हाल ही में रावलचंद जी को धरती मित्र सम्मान से भी नवाजा गया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। जी आभार सभी किसानों का और आपका भी। रावलचंद जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने किस तरह से जैविक खेती के बलबूते पर अपना जो एग्री बिजनेस है उसको स्टार्ट किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी मैम, जब मैंने 2014 में जब कृषि कार्य में आया था, तो मैंने देखा कि यहाँ खूब सारी लोगों को बीमारी फैल रही है। कैंसर है, जैसे पहले छोटे थे पढ़ते थे तो कैंसर या ऐसी बीमारियों की कोई लाइलाज बीमारी है। तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ क्षेत्र में भी कैंसर है, अल्सर है, ये घुटना दर्द है, कमर दर्द है, इस तरह की बीमारी फैलने लगी। तो मैंने सोचा कि भाई चलो पैसा तो कमाया जा सकता है लेकिन स्वास्थ्य कमाया नहीं जा सकता है। एक बार शरीर में कोई वीकनेस अगर आ गई या कुछ प्रॉब्लम होने के बाद वो ठीक करना बहुत कठिन है, बाकी सब समस्या का हल हो सकता है। तो मैंने 2014 में मेरे को समझ आई कि हाँ अपने भाई पुश्तैनी जमीन पड़ी है और अपने को भी कुछ पहले घर के लिए खेती करके और कुछ शुद्ध अनाज उगाना चाहिए जो बाजार से मिलने वाले हैं। तो उस समय हमारी पकड़ हो चुकी थी, क्यों बीकानेर हमारे नजदीक है और पंजाब से जो कैंसर ट्रेन आती है वो हमारे नजदीकी पड़ती है, तो उसका भी हमें खूब प्रचार प्रसार हुआ और पता भी चली। तो मैंने सोचा कि भाई चलो घर के लिए तो अच्छा करें कुछ। तो उस पर्पज से मैंने मेरी पुश्तैनी जमीन में ट्यूबवेल करवा के और खेती स्टार्ट की, वो भी जैविक। तो खेती स्टार्ट की तो हमारे अड़ोस पड़ोस वालों को पता चला कि भाई ये तो एकदम शुद्ध खेती कर रहे हैं। तो वो लोग क्या है कि जो जिनके ट्यूबवेल नहीं थी वो लोग हमसे अच्छे भाव में गेहूँ लेना शुरू कर दिए। जैसे गेहूँ का बाजार था 1800 रुपये गेहूँ लिया, 18 रुपये केजी, तो वो मेरे को 30 रुपये 35 रुपये किलो के भाव से देने लगे। तो उससे मेरा शौक बढ़ गया और इंटरेस्ट लग गया कि हाँ अपना है जो ये मार्केट से चीज बिक रहा है और लोग अपने से जुड़ रहे हैं। तो उस फायदे को देखते हुए अपना आप शौक बढ़ता गया और उत्साह भी बढ़ता गया और खेती को धीरे धीरे आगे बढ़ाने में भी दिक्कत कम होने लगी। जी तो अभी ऐसे आप करके और धीरे धीरे मेरा। जी जी रावलचंद जी, अभी आपने जैसे बात की कि आपने शुरुआत की 2014 में, तो कभी आपको शुरुआत के उस समय में कभी मार्केटिंग को लेकर, अपनी उपज को बेचने को लेकर कोई समस्या आई? नहीं, शुरू शुरू में तो एक बार स्टार्ट करते वक्त मैंने भी भाई अन्य किसानों की तरह ये मूंगफली है, बाजरी है, मूंग है, ऐसी फसलें बोई। लेकिन अलग करने का मेरा हमेशा से शौक रहा है, शुरू शुरू से जब से कोई काम करता हूँ तो मैंने सोचा भाई सभी किसान तो कर रहे हैं, अपन कुछ अलग करें। तो मैंने शुरू शुरू में शकरकंदी और गाजर इस तरह की सब्जियों की फसल की। तो उसमें हुआ क्या था कि हमारी रेतीली जमीन है, गर्मियों में बहुत धूल भरी आंधी थी। तो रेतीली जमीन में क्या है कि वो शकरकंद है जो लगाने के बाद फैल जाती है और मल्चिंग का काम कर देती है। तो कम पानी में भी अच्छी फसल हो सकती है। तो मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट उसकी तरफ भी बढ़ने लग गया और सब्जियां होने के कारण आसपास के गांव के लोगों को भी पता चलने लगे, ब्याह शादियों में ऑर्डर आने लगे और अच्छे गेहूँ खाने वाले हैं तो गेहूँ सर्दियों में गेहूँ अच्छे बिकने लगे। और सरसों है, तिल्ली है, उनका तेल निकाल के मैं बेचने लग गया। तो धीरे धीरे दिक्कत वाली तो वैसे कोई ज्यादा दिक्कत वाली नहीं आई और लोग जुड़ते गए और हौसला बढ़ता गया। धीरे धीरे मेरे गांव के किसान भी मेरे से जुड़ते गए और अब मैं बताऊं आपको 2014 से लगाकर 2021 लास्ट तक मेरे गांव में करीब 1500 ट्यूबवेल है, उसमें से 700 किसान मेरे से जुड़ चुके हैं जी जी और जी 700 किसान अब जैविक खेती की तरफ मुड़ चुके हैं। जी जी। तो एक एक अपने आप में मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जोधपुर में एक अच्छा नाम होगा कि एक गांव नौसर है, वहाँ करीब 700 किसान या भी धीरे धीरे पूरा गांव जैविक की तरफ बढ़ रहा है। जी जी, अभी जैसे आपने हमारे यहाँ बात। गांव में पंचायत स्तर की रैलियां करते हैं गांव में, जैसे स्कूलों में रैली करते हैं ना, हम्म। उसी प्रकार सारे गांव के किसान इकट्ठे होकर पूरे गांव में रैली निकालते हैं कि जी भाई इस तरह का खेती करो, इस तरह की, इससे बच्चों में स्कूलों में ऐसे ऐसे कार्यक्रम भी हम करते हैं। तो जी उससे भी लोग जुट रहे हैं।
जी, अभी जैसे कि रावल चंद जी ने बताया कि उनसे प्रोत्साहित होकर उनके नौसर गांव के कई किसान अब जैविक खेती का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे मैं व्यूवर्स को बता दूं कि हमारी सरकार भी जैविक खेती को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधन में ये बात कह चुके हैं, किसानों से अपील कर चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप जैविक खेती को अपनाइए। तो रावल चंद जी, मेरा आपसे सवाल था कि जिस तरह से सरकार ने भी कहा है कि पिछले 7 सालों में उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, तो आपने भी 2014 में जैविक खेती में आपने शुरू किया। तो एक सीधा सा सवाल है आपसे कि 2014 से अब तक जैविक खेती ने आपको क्या दिया है और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी कितनी हुई है? देखिए 2014 से जैविक खेती ने हमें बहुत कुछ दिया है जी। एक तो जैविक खेती ने सबसे पहले उत्तम स्वस्थ दिया है, उससे पहले गांव में अच्छी शाख दी है, उससे अच्छा ये है कि लोग हमसे जुड़े हैं। और जैविक खेती ने हमारी इतनी पहचान दी है कि जोधपुर में अब 70 से 80 फैमिली मेरे से माल खरीद रही है। अच्छा। मेरे डेयरी फार्म है, देसी गायों का घी बनाता तो घी बिक रहा है, और तेल वगैरह प्रोसेस कर रहा हूँ तो तिल्ली का तेल है, सरसों का है, मूंगफली का है, तेल है, वो तेल बिक रहे। तो जैविक खेती ने हमें बहुत कुछ दिया 2014 से लगाकर 2021 लास्ट तक, की हमारी अच्छी सागमणि है। और हमारे गांव गांव का नाम, नौसर का नाम आज जोधपुर जिले में ही नहीं बल्कि जयपुर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली तक पहचाने लगे। हाँ, नौसर जोधपुर जिले में नौसर गांव में जैविक खेती हो रही है। जी। तो ये बहुत बड़ी मुहिम है। इससे हमें ये भी सब हौसला बढ़ रहा है कि भाई अपने गांव के किसान अपने साथ कितने खड़े, अब जी। सही कर रहे हैं तभी तो खड़े। जी, आपने जब 2014 में शुरुआत की थी तो उससे पहले आप आपकी अपनी शॉप्स थी, आप उसमें भी काम किया करते थे। तो उस समय उस प्रोफेशन से जो आमदनी थी और आज जो खेती का जो व्यवसाय है, इसने आपको क्या दिया है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं पूछूं आर्थिक स्थिति के तौर पे? देखिए मेरे दुकानदारी और दुकानें अभी मेरे गांव में जहाँ मेरा स्टैंड पे मकान है वहाँ दुकानें घर की है, दुकानें आज भी छोटा भाई वगैरह सारी संभाल रहे, दुकानें आज भी चल रही है। जी। लेकिन जिस समय मेरी दुकान थी तो उस समय मैंने धीरे धीरे मेहनत करके दुकान को भी एक अच्छी जगह दी और अच्छे लोगों से साख बनाए। जी। उसके बाद मेरा शौक बढ़ गया, भाई अब चलो दुकानदारी हो गई, घर सारा ही डेवलप हो गया, तो अब अपने को आगे थोड़ा कदम बढ़ाना चाहिए। तो 2014 में शुरू शुरू में चलो हर एक धंधा कोई भी कार्य करने में शुरू में दिक्कत तो हर एक को आनी आनी है, लेकिन दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं होती है जितना अपन मानते हैं। तो शुरू शुरू में तो रही, लेकिन बाद में धीरे धीरे अब मेरा जो है दुकानदारी से मैं बता रहा हूँ कि उससे भी कई गुना मेरी खेती आगे है। जी। तो उससे मेरे आने वाले समय में और अभी जैविक खेती में मतलब अच्छे भाव मिल रहे हैं, डेढ़ भाव मिल रहे हैं, डबल भाव मिल रहे हैं, और लोग मतलब अच्छी तरह से हंसी खुशी चीज खरीद रहे हैं। तो धीरे धीरे मेरे मतलब जो 2014 से पहले जो मैंने दुकानदारी की थी उसके बाद जो जैविक खेती की है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैविक खेती में मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कमाया है। और उसके साथ मैंने शौक से खेती की है, और कमाई से पर्पज, कमाई के साथ साथ मेरा इंटरेस्ट रहा है कि कुछ नवाचार करने का। जी। जी। तो मैंने कई फसलें बदली भी है सिलेक्शन विधि के द्वारा, और मेरे पास अभी 8-10 क्वालिटी के गेहूं हैं, जी। और 7-8 सरकार, कलर के गेहूं हैं। जी जी जी, और सरकार भी जैविक खेती को इसलिए ही उनका बढ़ावा दे रहा है कि इसमें पोटेंशियल है कि ये किसानों की आमदनी में इजाफा तो करेगी ही, साथ ही साथ हर घर तक एक स्वच्छ भोजन पहुंचेगा। तो असल में अगर पूछूं, क्योंकि आप कई सालों से जैविक खेती से जुड़े हैं, आप जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, और इसका अगर मैं आपसे ही पूछूं, आप ही एक उदाहरण है इसको लेकर, तो इसमें मुनाफे का जो मार्जिन है वो कितना रहता है? देखिए अदर खेती जो किसान रासायनिक खेती कर रहा है उनका कोई माल प्रोसेस नहीं है, तो उससे मैं बताऊं कि कम से कम डेढ़ डबल नहीं तो डेढ़ गुना हर एक किसान को मिलना सुनिश्चित है। अगर शुद्ध अनाज बो रहा है, उसकी कुछ साख है और सही कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी आमदनी, जैसे अभी वो अगर साल का 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ वो 8 लाख तक जैविक खेती में कमा सकता है। जी जी तो जी। उसमें मार्जिन की सीधी सीधी बात है उसमें, और लेने वाला भी भाव देने में भी उसको दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से भाव दे सकता है कि हाँ अगर शुद्ध है तो जरूर भाव अच्छे मिलेंगे, और मेरे को मिल भी रहे हैं और मेरे गांव के किसानों को भी मिल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें अच्छा है खेती में। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारी समस्या, चाहे कोई भी बीमारी हो शरीर की, सारी समस्याओं का समाधान है किसान का हल।
और किसान का हल जब अगर शुद्ध बोएगा और शुद्ध पैदा करेगा तो वो समस्या का समाधान भी उस किसान के हल से निकल जाएगा। जी, अब बात करते हैं आपके इनोवेशंस पे, क्योंकि उसका जो योगदान रहा है, आप उस पे कई सालों से काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी सफेद शकरकंद की। तो कैसे ये इजाद हुई, क्या इसके पीछे की स्टोरी है और क्या इसकी खासियत है? देखिए, शकरकंद तो मैं शुरू से 2014 से कर रहा हूँ। जी। तो 2014 में मैंने 5 बीघे में शकरकंद लगी। तो उसमें कुछ मतलब शकरकंद नहीं कह रहा हूँ, उसकी जड़ें कुछ अलग मिली थी सफेद। तो मैंने वो उसकी अलग पौध तैयार की। तो सेकंड ईयर में मेरे को थोड़ी छोटी साइज की सफेद शकरकंद मरने लगी। धीरे-धीरे उनको अलग करते-करते मेरे को 2000 करीब 19 में प्रॉपर सफेद एकदम अगर रख दें तो मूली या शकरकंद में कोई अंतर नहीं थी। सफेद और लंबाई 2 ढाई फीट सेम मूली की तरह। तो उसमें कोई देख के ये नहीं कह सकता ये शकरकंद है या मूली है। तो उस तरह की मैंने 4 साल तक अलग बुआई करके और सिलेक्शन विधि के द्वारा एक सफेद शकरकंद तैयार की। और पहले जो मेरी देसी शकरकंद आती थी वो आती थी रेशे वाली, जो बीच में धागे की तरह रेशा होता है। तो धीरे-धीरे मैंने बिना रेशे की सिलेक्शन करके और थार मधु नाम की एक वैरायटी बनाई, उसमें कोई रेशा नहीं है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मीठी है। जी। और उसी थार मधु में से मैंने सिलेक्शन विधि के द्वारा एक मरु गुलाबी नाम की वैरायटी बनाई है, जो बीच में से 2 भाग करने के बाद बीच में से गुलाबी है। जी। तो जी। वो ये सारी वैरायटी मेरी इस साल रजिस्टर्ड हो जाएगी मेरे नाम से। जी। और मैंने वो जो मैंने प्रक्रिया है वो सारी कर दी है और ये 3 वैरायटी है जो मेरे नाम की हो जाएगी। तो ये भी एक मेरा नवाचार है। इसके साथ गाजर में भी मैं कुछ अलग करने की कर रहा हूँ, तो वो हो जाने के बाद बता दिया जाएगा। और प्याज में भी मेरा जी। बीज वगैरह में जो भी फसल करता हूँ उसका बीज मैं घर का ही करता हूँ लगभग। चाहे जी। जीरा हो, चाहे धनिया हम्म। हो, चाहे गाजर हो, शकरकंद हो। तो बाजार से बीज लाने की हमें नौबत नहीं आती। अगर बाजार से बीज लाएं तो फिर वो जैविक वाली बात नहीं रहेगी। और किसान को सबसे पहले बता रहा हूँ, मुनाफे की खेती कब होगी? जब उसका बीज घर का होगा, खाद घर का होगा और जो खेत में लिए जाने वाले आदान, जो भी स्प्रे करना है, चाहे उपचार करना है, वो किसान अगर घर पे बनाना सीख जाएगा और घर का बीज तैयार करेगा, तो मैं कह रहा हूँ आधा खर्चा तो वैसे ही घट जाएगा और किसान अपने आप मुनाफे में आ जाएगा। तो जी। जैविक खेती में ये भी है कि किसान अपना सारे आदान घर के बनाएं और पशुपालन, गो आधारित खेती करें, तो ज़रूर मैं कह रहा हूँ कि आमदनी डेढ़ी नहीं डबल भी हो जाएगी। जी। और अभी आपने हाल ही में जो है एक नींबू की एक किस्म है वो भी इजाद की है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। जी, मैंने नींबू में वो हमेशा क्या रहता है कि जो एक पौधे पे भी भिन्न-भिन्न तरह के फल आते हैं। तो पहले जो देसी वैरायटी थी उसमें मैंने देखा कि एक जो 10-20 पेड़ लगे हुए हैं मेरे वहाँ, तो एक पेड़ में मैंने देखा कि इसमें कुछ आधे भाग में अलग नींबू आ रहे हैं। तो उसकी मैंने वो कलम कटिंग करके और उनके पौधे तैयार जी। किए। उनमें से मेरे को फिर अलग तरह के नींबू मिले। तो फिर मैंने धीरे-धीरे 5-6 साल में अभी जो पिछले साल मेरे जो नींबू के पौधे बने हैं मेरे फार्म पे, उसकी साइज़ बढ़ी और वो मैंने घर पे मतलब भाई किसी को मेरे भाणेज को पथरी थी, उसको टेस्ट मतलब 1 महीने कंटिन्यू जूस दिया, तो पथरी निकल गई। तो उसके बाद मेरे आजू-बाजू के लोग और गाँव के लोगों को पता चला कि भई यहाँ इससे पथरी ठीक हुई। तो वो आने लगे और मैंने वो नींबू देने शुरू कर दिए। तो वो एक लोगों को मतलब एक अच्छा पथरी का ज़रिया भी मिल गया। तो पथरी वाले नींबू भी मैंने तैयार किए। अब उनका मैं धीरे-धीरे पौध तैयार करूँगा, उसकी डिमांड खूब है। तो अभी छोटी नर्सरी भी है, तो उसमें मेरे पौध तैयार हो रहे हैं। जी। 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 और साथ ही मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि ये इनोवेशंस जो रावलचंद जी करते हैं उसके पीछे उनकी अथक मेहनत है। 4 से 5 साल की उस वो पूरी की पूरी मेहनत लगती है, उसके बाद वो इनोवेशन रेडी होता है। तो इसके बारे में बताइए कि दोनों ही, चाहे मैं सफेद शकरकंद की बात करूं या नींबू की बात करूं, तो इनको आपको इजाद करने में कितना वक्त लगा? इसको इजाद करने में हमें कम से कम देख लीजिए 2015 से मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। अभी जी। 2022 लगा है, तो करीब देख लो 5-6 साल से हम्म। एक-एक वैरायटी बनने में 6-6 साल लग जाते हैं। जी। और 6 साल के बाद जाके और वो पेटेंट करवानी पड़ती है, उसकी टेस्ट वगैरह लैब ले जानी पड़ती है, जहाँ भी कृषि विश्वविद्यालय में जो भी गवर्नमेंट में वहाँ उसको सर्टिफाइड करवाने के बाद अपने को मिल जाती है हाँ ऑथराइटी के ये भाई आपकी वैरायटी है जो सही है। उसके बाद अपना उसका प्रसार-प्रसार या जो भी है उसको आउट ऑफ कर सकता है कि ये मैंने ये कुछ नवाचार किया है। जी। तो इस जी। प्रकार एक वैरायटी तैयार करने में कम से कम 5-6 साल, 7 साल, 8 साल भी लग जाते हैं। जी। तो वो जी। एक बहुत तपस्या का काम है और बहुत मेहनत का काम। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे आपने दोनों ही जो वैरायटीज थी उसकी खासियत जो है सिलेक्शन,
विधि की अगर मैं बात करूं, तो इसको अगर आप संक्षेप में थोड़ा सा बता सके। उसको होता क्या है कि हर बार जैसे जमीन में जो भी, चाहे नींबू है, चाहे शकरकंद है, चाहे प्याज है, चाहे गाजर है, वो अगर अपन बड़े भाग में कर रहे हैं तो उसमें से सारी फसल तो एक जैसी निकलेगी नहीं। उसमें भी वापस सिलेक्शन करनी पड़ती है, हाँ ये अच्छी अच्छी वैरायटी, उसको वापस बीज के रूप में अलग तैयार करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट ईयर में और उसमें से कुछ भाग 25% अच्छा है तो उनको फिर अलग जगह बुआई करके फिर तैयार करना पड़ता है। इस तरह से अलग सिलेक्शन बार बार उसको रिपीट करके, और प्रॉपर वैरायटी होने में 5-7 साल लग जाता जी जी है। जी इस तरह से ये बहुत मेहनत का काम है। जी। और सब मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, अगर आपका कोई सवाल है जैविक खेती को लेकर जो आप रावलचंद जी से पूछना चाहते हैं, तो वो आप हमें जरूर भेजिए हमारे नंबर पर, हमारे ईमेल एड्रेस पर। आप अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट पे भेजिए जो आप रावलचंद जी से जानना चाहते हैं जैविक खेती को लेकर, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में कई युवाओं को, कई किसानों को इसके बारे में बता रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगला मेरा आपसे सवाल है रावलचंद जी की, जैविक खेती में जो उत्पाद होते हैं जिनकी जरूरत होती है, जैसे अगर मैं बात करूं अग्नि शस्त्र की या फिर जीवामृत की, वर्मी कंपोस्ट की, तो वो आप जो है वो उसको जो आप बनाते हैं वो खुद ही बनाते हैं? जी, वैसे मेरे पास अभी जमीन मतलब काफी लंबे क्षेत्र में बुआई कर रहा हूँ, कभी करीब 100 बीघे में। तो मेरे पास कुछ 4 फैमिली रखी हुई है, तो उनका रहने का, खाना खर्चा सब लोग वो रहते हैं। तो अकेला तो सारे मैं प्रोसेस करना, बुआई करना, बेचना ये तो कर नहीं सकता हूँ, तो कुछ सहयोग भी चाहिए। तो वैसे मेरे पास 4 फैमिली है, वो भी मेरे सहयोग में लगी हुई है, और उनको जो भी उनकी मेहनताना है या जो भी उनकी हिस्सेदारी है उनको भी मिल रही है। जी क्योंकि एक आदमी सारे काम कर नहीं सकता, मार्केट भी देखना है, प्रोसेस भी करना है, स्प्रे भी करवाना है, हर फसल में देखना पड़ता है कि अब इसमें कौन सी बीमारी आ रही है, अब क्या करना है। या देखना पड़ता है कभी भाई खेत में चलो स्टिकर येलो या ब्लू जो स्टिकर लगवाते हैं लगे या नहीं, लाइट ट्रैप लगा हुआ है कि नहीं है, कोई लाइट ट्रैप खराब तो नहीं है, नीम ऑयल बना हुआ है कि नहीं है, निम्बोली कलेक्ट करना, किसानों से निम्बोली खरीदना, उसका ऑयल निकालना, और फिर वो आख नीम धतूरे के स्प्रे, इस प्रकार 8-10 तरह के स्प्रे बनवाना, तो केंचुआ खाद तैयार करना। तो ये सारे काम अकेला करना तो संभव है नहीं। सुबह सुबह गायों के गोमूत्र कलेक्ट करना, ये सारे काम उनको फिर प्रोसेस करना, जीवामृत बनाना, और एक मेरी मेंगनी अर्क लगा हुआ है। ऐसे करीब 7-8 यूनिट लगी हुई है मेरे वहाँ अलग अलग। तो सारी यूनिट संभालना, केंचुआ खाद वगैरह सारी तो अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो फैमिली भी है। तो उन फैमिली का खर्चा जब निकल पाएगा जब हमें भाव अच्छे मिलेंगे, और डेढ़ भाव या डबल भाव में हमारी जो भी आदान है खेत पे उत्पादन होती है वो बिक जाएगी। और एक बार अगर कोई विजिट करेगा तो मैं कह रहा हूँ अच्छे जैविक कर रहे हो तो आपको डबल भाव देने को तैयार है भाई। जी। रामचंद्र जी, अभी जैसे आपने यूनिट्स का जिक्र किया, तो आपके फार्म में किन किन चीजों की यूनिट्स लगी हुई है? देखिए मेरे फार्म पे अभी एक 10x10 का बड़ा सीमेंट का टैंक का जीवामृत टैंक बना हुआ है। एक बेंगनी खाद का अर्क निकालने की यूनिट लगी हुई है, वो 10x10 की है। उसमें फायदा ये है कि एक ट्रॉली बेंगनी 1 बीघे में काम करती है, और तो 10 बीघे में 10 ट्रॉली चाहिए, और अर्क निकालने के बाद एक ट्रॉली 10 बीघे में काम कर देगी। तो मतलब 9 ट्रॉली की बचत हो जाएगी किसान को। तो उसमें कई गुना फायदा है वो अर्क निकालने से। तो जी मेंगनी अर्क निकालने की यूनिट भी लगी हुई है। तो मेंगनी खाद को 10 किलो रसकट गुड़ इस प्रकार के तैयार करके ऊपर अजोला घास घास डाल देते हैं। तो उसमें एक ट्रॉली खाद है जो कम से कम 10 बीघे में काम करता है। नहीं तो किसान को 1 बीघे में 1 ट्रॉली डालने से 10 बीघे में 10 ट्रॉली डालनी पड़ेगी, तो 9 ट्रॉले की वो बचत हो जाएगी। तो वो लगी हुई है। केंचुआ खाद की यूनिट लगी हुई है। पशुओं के बट्टे के साथ डालने के लिए अजोला घास लगी हुई है। और इस प्रकार मेरे पास 8-10 तरह की यूनिट लगी। जी। और एक और चीज है कि जैविक खेती में पशुपालन की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है, और आप खुद गौ पालन के को लेकर काम भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी, जैविक खेती करने वाले को एक खेत में पेड़ और गो, दो होना तो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो जैविक खेती संभव नहीं है। कारण कि खेत में अगर पेड़ लगे हुए हैं उनसे जो भी वेस्ट मटेरियल पत्ते वगैरह जो मिल रहे हैं, उनकी लेयर बनती है। पहले खेत के वेस्ट मटेरियल पत्ते, फिर ऊपर गोबर, फिर पत्ते, इस प्रकार नेडेप खाद का ही बना हुआ है टैंक, उसमें कंपोस्ट तैयार हो रहा है। और एक जमीन के अंदर बना हुआ है। 2 तरह से मेरे कंपोस्ट तैयार हो रही। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे अगर ज्यादा कोई जमीन को ऊर्जा देने वाला कोई अगर जैविक मटेरियल है तो वो खेत के सारे पेड़ पौधों के पत्ते हैं। अगर वो अगर सड़ा के और कंपोस्ट बना के डालेंगे तो उससे अच्छी कोई खाद नहीं। ये मेरे पूरा एक्सपेरिमेंट है। तो उसके साथ साथ में मेरी देसी नस्ल है जोधपुर जिले की, हमारे जैसलमेर एरिया की थार पारकर।
वो गाय एक ऐसी है कि 50 डिग्री से ऊपर तापमान में रह सकती है और कम चारे और कम पानी में वो अच्छा दूध दे सकती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो नस्ल है जो खत्म होने लगी। तो हमारी संस्था है जोधपुर में काजरी, काजरी में हमारे थारपारकर नस्ल पे संवर्धन का कार्य चल रहा है। तो वहां से मिलके और मैं मेरे फार्म पे भी वो संवर्धन का कार्य कर रहा हूँ। तो मेरे थारपारकर नस्ल की 5-7-10 गाय है, और तो वो गायें हैं जो मैं धीरे धीरे बढ़ा के, और मेरे गांव के किसान उन थारपारकर नस्ल से काफी कुछ वापस रख लेंगे। जो किसान दूसरी रख रहे हैं गायें, तो उनको भी मैं जैसे मेरे फार्म पे हर साल 7-8 या 5-6 कभी 3-4 मीटिंग होती थी, कृषि विश्वविद्यालय की, काजरी की, केवीके की। तो उस मीटिंगों में करीब करीब 400 300 किसान इकट्ठे होते हैं। तो उनको सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो उससे वो लोग थोड़े जागरूक होते हैं और उनको भी लगता है हाँ अपने को भी कुछ करना चाहिए। तो आजू बाजू के गांव के किसान भी आते हैं, देखते हैं, तो वो भी सीखते हैं, हाँ वो भी जैविक की तरफ मोटिवेट हो रहे हैं। तो पशुपालन का अहम रोल है अपने फार्म पे, पशु होना बहुत जरूरी है। अगर गाय पालन नहीं है तो खेती जैविक संभव ही नहीं है। जी, रावल चंद जी ने अभी बहुत इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर हमसे बात करी है कि किसान जो जैविक खेती कर रहा है वो अपना बीज, अपने उत्पाद खुद रेडी करे, इंसेक्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइजर्स हो वो खुद बनाए, तो इससे उसको फायदेमंद होगा, ये उसको लाभ देगा। रावल चंद जी, मेरा सवाल है कि किस तरह से जैविक खेती किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी में योगदान दे सकती है? देखिए, किसान जैविक जो भी अपना उत्पाद कर रहा है, मेरा सभी से यही आग्रह है कि वो अपना प्रोसेस खुद करे। अगर तेल वाली फसलें लगा रहा है तो तेल निकालें, पशुपालन कर रहा है तो घी वगैरह तैयार करके वो खुद मार्केट में अपना ब्रांड बना के बेचें। और पशु से मिलने वाला गोबर, गोमूत्र और वो बीच बचने वाली छाछ वो अपने खेत में काम लें। और मूंग जो दाल है, बाजरा है, गेहूं है, सारे प्रोसेस करके और सबको थोक में नहीं बेच के और रिटेल में बेचे। जी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा साल भर आमदनी चलती रही किसान की, तो उससे मैं कह रहा हूँ कि किसान प्रॉफिट में आएगा और उसका माल बिकना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे अच्छा बिकेगा उसका और भाव भी अच्छा मिलेगा। तो किसान अपनी जो भी उत्पाद है वो प्रोसेस करे कम से। जी, जी, अभी रामचंद्र जी जैसे बताया कि किसानों के लिए जरूरी है कि वो अपना जो उत्पाद है उसको प्रोसेस जरूर करे, उससे उसकी आमदनी में इजाफा होगा। रावलचंद जी, मैं अपने व्यूवर्स को एक और चीज बता दूं कि हाल ही में राजस्थान सरकार अपना जो कृषि बजट है वो लाने वाली है, और उन्होंने राजस्थान के जितने भी युवा किसान, प्रगतिशील किसान, संपन्न किसान थे, उनसे सुझाव मांगे कि किस तरह से, आपके क्या सुझाव है जिससे किसानों का फायदा हो, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे। तो उनमें से एक किसान जो थे वो खुद हमारे साथी है रावलचंद जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने किस तरह से अपने सुझाव रखे वहां पे। मैंने अपने सरकार को सुझाव रखे कि आने वाले समय में एक विकट समस्या होने वाली है पानी की। तो उसके लिए किसान कम से कम सरकार कदम उठाएं कि किसान को प्रोत्साहन करें। जो भी अभी सब्सिडी मिल रही है ड्रिप पे, जल हौज पे, सौर ऊर्जा पे, तो उन पे मैंने उनको बोला कि भाई इन पे सब्सिडी पहले थी उस प्रकार 90% की जाए। तो हर एक किसान, छोटा किसान, बड़ा किसान, नहीं लगाने वाला भी ड्रिप लगा लेगा, सोलर लगवा लेगा, और मिनी पानी की बचत होगी। तो हर एक किसान आने वाले टाइम में लंबे टाइम तक खेती कर सकेगा, नहीं तो करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने जल हौज के लिए, फार्म पॉइंट के लिए और ड्रिप के लिए और सोलर के लिए मैंने 90% सब्सिडी की मांग की। इस प्रकार किसानों को अगर सरकार जुड़ी रहेगी तो किसान जरूर आगे आने वाले लंबे टाइम तक सरकार के साथ जुड़े रहेंगे। और अपने देश की, अपने राज्य की जो ग्रोथ हो रही है वो कृषि से ही हो रही है, उसमें कृषि का काफी अहम योगदान है। तो मैंने कहा कि इस प्रकार किसान खेती से भागे नहीं, किसी खेती से जुड़े। तो जो अलग अलग जगह बजट लग रहा है उस जगह बजट लगाया जाए और किसानों को थोड़ा प्रोत्साहन किया जाए। जी, उसके साथ मैंने बहुत कुछ रखा था, जैविक खेती के बारे में, पशुपालन के बारे में, सब पे रखा था कि इन प्रकार धीरे धीरे एक बार जल के लिए मोटिवेट कुछ रखें, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में उनको पशुपालन में रखें। इस प्रकार सरकार थोड़ा अगर किसानों पर ध्यान दे तो मैं कह रहा हूँ कि किसान है जो अन्य रोजगार नहीं करके और खेती में भी वो टिके रहेंगे जी, और जैविक खेती अच्छी। मतलब खेती जो है वो अपने आप में ही किसान को आत्मनिर्भर बनाने का बना मानता रखती है। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ कि
आपके जो किसान साथी हैं, जो आपको किसान ऑफ इंडिया पे देख रहे हैं, उनके लिए आपके ओर से क्या सलाह होगी? आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? मेरी ओर से तो ये सलाह है कि खेती अपने आप में एक बड़ा उद्योग है, बड़ा बिजनेस है, बड़ा नाम है, और खेती करने वाले किसान अपने आप को कम नहीं समझे और खेती को इस तरह करे कि बिजनेस बहुत अच्छा रोल मॉडल बिजनेस हो। तो मेरा सभी किसानों से आग्रह है कि खेती को इस तरह मोटिवेट करें, इस तरह बढ़ाएं, भाई धंधे को कर सकते हैं, ये भी अपना एक बहुत बड़ा धंधा है और ये खेती कोई कम नहीं रही है। किसान से कहना चाहिए कि भाई मैं खेती कर रहा हूँ और उसकी अलग खेती में पहचान होनी चाहिए। तो सभी को से आग्रह है कि खेती करें और खेती को भी एक अच्छा मॉडल दे, अच्छा रूप दे और लोग उनको देखे, सीखे और आपका उत्पाद अच्छी भाव से बिके। जी, ये हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं रावल चंद जी। आपका कोई सवाल है जो आप उनसे पूछना चाहते हैं, वो हमारे साथ जरूर साझा करिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी रावल चंद जी कि आप जिस तरह से जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने साथ आपने कई किसानों को जोड़ा है, ये सिलसिला साल दर साल बदस्तूर चलता रहे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।